तो देखो अब इस बार नीचे कांच है, ऊपर हवा। तो अब क्या होगा, मान लो प्रकाश की किरण, किसकी किरण, प्रकाश की किरण यूं गई, जानी चाहिए थी कैसी, यूं। ठीक है, लेकिन ये तो किरण है बहुत अनमोल। कैसी है ये किरण, अनमोल। ये क्या होगी इस बार, ऐसे जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अरे ज़्यादा टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा कम मान लो। कुल मिला के बताना ये चाह रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, इधर गई, यहां पर इधर गई। अभी दूर हटी है, अविलंब से दूर हटी है, या अविलंब की ओर झुकी थी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। जब जाती है विरल से सघन में, विरल से सघन में, तो क्या हो जाता है, विरल से सघन में जाती है तो यहां पर अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। और जब सघन से विरल में जाए, सघन मतलब कांच, कांच से हवा में गई, सघन से किस में जाए, विरल में। सघन से अगर विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। ये वाली बात अपने दिमाग और दिल में छाप के रख लेना आप। कभी भी मैं पूछूं और आप नहीं बता पाए तो मैं तोप से उड़ा दूंगा। अविलंब से दूर हट जाती है। समझ गए मेरी बात को। हाँ, है हवा कांच में कैसे जाएगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये हवा है, ऊपर कांच है। हवा कांच में चली जाएगी, हवा से किरण, क्या हवा कांच में, हवा कांच कांच में चली जाएगी। तुम क्या समझ रहे हो, क्या चल रहा है ये, क्या कह रहे हो, मजाक चल रहा है। अरे हवा नीचे है, ये कांच, कांच का मान लो ये मैंने ऊपर बनाया है, लेकिन इधर मान लो, इधर कोई कांच की वो है, जैसे मान लो, ऐसे मान लो ये कांच की पट्टी है पूरी। ठीक है, अब पानी भी हो सकता है कांच की जगह, वैसे पानी ले ले तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे ये कांच की पट्टी मान ली मैंने। ठीक है, ये इसका अभिलंब हो गया। अगर कोई किरण यूं गई, अगर कोई किरण यूं गई, ये कांच की पूरी पट्टी है, तो किधर झुकेगी, मतलब जानी तो जैसे सीधा तो ये इधर झुकेगी या इधर झुकेगी, ऊपर। ऊपर क्यों, क्योंकि विरल, ये हवा है, यहाँ हवा है, ये कांच है, तो हवा से जब कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्लियर है ये, बताओ। अभी मान लो ये है पानी, पानी पानी, क्या है ये, पानी है। पानी तो नीचे होता है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब पानी, पानी सघन होता है, हवा विरल है। अगर सघन से विरल में जा रही है, किससे, सघन से विरल में जा रही है, पानी से कोई किरण निकल रही है। अब आप सोच रहे हो पानी से कहां से निकलेगी, पानी के नीचे टॉर्च चला दो जाके, क्या दिक्कत आ रही है, पानी के अंदर जाके पानी में से कोई किरण बाहर निकल रही है। ये सघन है, ऊपर हवा है, विरल है, तो अविलंब से दूर हटेगी। वैसे तो जानी यूं चाहिए थी, लेकिन यूं जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अब समझ आ गया। पहले क्या दिक्कत आ रही थी, क्या कह रहे थे, हवा में कांच, कांच में हवा है। ये प्रकाश की किरण है भाई, प्रकाश की किरण की बात चल रही है यहाँ। ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ऐसे गई है, ये मतलब टॉर्च, वो लेजर लाइट, देखिए लेजर लाइट, वो जला रहे हैं मान लो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। पूछा क्यों नहीं फिर आपने, सघन विरल का मतलब नहीं समझ रहे आप, सघन और विरल, विरल और सघन,
इसका क्या मतलब है, कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड है तो सघन है, और थोड़ी मतलब हवा, हवा क्या है, हवा तो हार्ड है ही नहीं, बिल्कुल विरल है बिल्कुल, ठीक है। कांच थोड़ा सघन हो गया, कठोर हो गया। अच्छा, पानी में और कांच में कौन ज़्यादा सघन है, कांच और पानी में, हाँ कठोर, कांच ज़्यादा है, हवा विरल, हवा से ज़्यादा सघन पानी, पानी से ज़्यादा सघन कांच, कांच से ज़्यादा और कोई चीज़ ले लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा सघन डायमंड, हाँ डायमंड मतलब, हाँ डायमंड मतलब हीरा, सबसे ज़्यादा सघन होता है, ठीक है, कांच नहीं होता वो। तो देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई, क्या बात बताई, जो भी बताई, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नियम बताऊं, उससे पहले मैं एक आपको टर्म बता दे रहा हूं, क्या, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अपवर्तनांक, तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझते ना, ये नियम भी समझेंगे, अपवर्तनांक भी समझेंगे क्या होता है। तो होता क्या है कि अगर ये है पानी, क्या है ये, पानी ऊपर ले लूँ, हवा नीचे, ये है पानी और ये है हवा, ऐसा कैसे, पानी ऊपर हवा नीचे, अरे हमारी तो नहीं, हम कुछ भी बनाए, ठीक है। ये ऊपर पानी है, नीचे हवा है, ये इसका अविलंब हो गया, ये जो तल है इसका अविलंब हो गया, ये कोई किरण निकल के गई, कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण हवा से इसमें पानी में घुसी, ये ऐसे गई, ठीक है। तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब से दूर हटेगी, झुकेगी, यूं हो जाएगी, सही बात है ये, ठीक है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहोगे आप, ठीक है। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, हाँ आपतित ही बोलेंगे, आपतित, आपतित किरण, अगर वापस लौट के आती तो परावर्तित बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे फिर, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, आपतित आने वाली, अपवर्तित अपवर्तन के बाद जो निकल के जा रही है, सही बात है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनोगे, आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको नाम होता है आई, आई मतलब आपतित कोण, इंसिडेंट एंगल, आई इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए आई से प्रदर्शित करते हैं, नाम क्या है इसका, आपतित कोण, ठीक है। अब ये अपवर्तित, अपवर्तित जो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, तो इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, कोण आई, इधर लिख दे रहा हूं मैं, कोण आई, ये क्या है, आपतित कोण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित कोण, और फिर ये आर है, कोण आर, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित नहीं, अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण, याद रहेंगी ये बात आपको जिंदगी भर, कभी नहीं बोलोगे आप, ठीक है। अपवर्तनांक में मिटा दे रहा हूं। तो ये जो स्नेल है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने ये बात कही कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, इन्होंने क्या कहा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, किन्हीं दो माध्यम के लिए, अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण प्रवेश कर रही है, तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है, इनकी साइन ले ली जाए, उनका अनुपात ले लिया जाए, तो ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। किसका नियम है, स्नेल का नियम, ठीक है। आपके पता नहीं सिलेबस में ये दे रखा है कि नहीं, देखो। अच्छा, अब आपके एग्जाम में ये आ जाता है, स्नेल का नियम पूछने को आ जाता है, तो आप क्या लिखोगे इस नियम में, ये बनाना पड़ेगा, बना दोगे, ठीक है। उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं, पहले, इससे पहले कुछ और लिखना पड़ेगा,
क्या लिखोगे? इसी चीज को आप लैंग्वेज में बता सकते हो। कांस्टेंट को स्थिरांक बोलते हैं, लिखना चाहो लिख दो भाई, कांस्टेंट भी लिख दोगे तो कोई आपका काटने वाला नहीं है। स्थिरांक। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इसी चीज को कोई चीज फॉर्मूले में लिखी हो उसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हो, परिभाषा में कन्वर्ट कर पाते हो? हाँ नहीं, मैं बताता हूं। आप क्या लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऐसे लिख दो, अपनी लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हो, बस ये चीज में ना ये चीज लिखना पड़ेगा आपको। आपतन कोण की ज्या, और ज्या मतलब साइन, या फिर साइन लिख देना। आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। समझ पाए क्या क्या मैंने क्या क्या बोला मैंने? ये क्या है? आई क्या है? आपतित कोण या आपतन कोण? आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात, बटे में अनुपात, एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। लिख लोगे अपने आप से, ये बात भूलोगे तो नहीं? ठीक है अनमोल, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, तो आप लिख लोगे। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इस स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को, इस स्थिरांक या फिर कांस्टेंट को एक माध्यम से या फिर पहले माध्यम से, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जो स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, इसको क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक है, किसका? पहले माध्यम का दूसरे माध्यम से। यहां पर ये हवा थी, पानी थी, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, इसको बोलेंगे एन। एन किसका? पानी। पानी मतलब डब्लू, उस इधर लिखेंगे, क्योंकि किरण गई कहां पर? डब्लू में, पानी में गई थी, तो डब्लू का है ये एक्चुअली। तो डब्लू का है एन। एन तो सिंबल है इसका, डब्लू वाटर हो गया। गई कहां से किरण? हवा से। हवा से गई तो इधर ए आएगा, तो ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो लिखने का तरीका क्या होता है? एन। एन मतलब अपवर्तनांक का सिंबल। डब्ल्यू मतलब कहां पर गई थी किरण? वाटर में, पानी में। कहां से गई थी? हवा से, एयर से। समझ गए इस बात को आप? तो ये हमने स्नेल का नियम समझ लिया और ये सारी चीजें समझ ली। ठीक है, अब इसके बाद आप और इसमें क्या लिखोगे? स्नेल के नियम में तो नहीं, आप इसको ऐसे लिख लो, एक और हेडिंग बना लो, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक सही लिखा है मैंने, अपवर्तनांक। रा कहाँ उड़ेगा? रा कहाँ उड़ेगा? तापे बापे? तापे, तापे। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक में लिख लो वही एन। एन एन मतलब अपवर्तनांक, डब्ल्यू मतलब वाटर, पानी। अच्छा ये क्या है? ये सापेक्ष निरपेक्ष बोलेंगे, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या बोलेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब पानी का हवा के सापेक्ष। पानी, किरण कहां से गई? हवा से पानी में गई, तो हवा का भी कुछ मतलब सघन थी थोड़ी बहुत, और पानी भी था। ये प्योर कब होगा? जब एक निर्वात हो, दूसरा कुछ मीडियम हो, माध्यम हो। बात समझ नहीं पा रहे मेरी आप? ठीक है, छोड़ो, फालतू में काय को झंझट में पड़े। फिलहाल सीधे सीधे पानी का इसके सापेक्ष है। ठीक है, ऊपर इसका एक फॉर्मूला होता है अपवर्तन का, वो लिख लो। ऊपर लिखोगे हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई, जो नीचे था ना, जो पहले वाला था वो ऊपर आता है नीचे। पानी में प्रकाश
की चाल। बात समझ पाए थोड़ी थोड़ी मेरी? थोड़ी थोड़ी समझ, थोड़ी और समझा देता हूँ, पूरा हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, जैसे अगर किरण हवा से पानी में घुस रही है तो अपवर्तनांक किसका निकलेगा? पानी का। कैसे निकलेगा? n पानी, आगे a लगेगा, a से घुसी थी, a से गई थी पानी में, ठीक है। जब इसको निकाला जाएगा तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? अपवर्तनांक को इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अगर पानी का पूछ रहा है हवा के सापेक्ष, तो ऊपर लोगे हवा में, जिसमें पहले थी उसको ऊपर लोगे, हवा में प्रकाश की चाल, और नीचे क्या आएगा? पानी में प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला है निकालने का अपवर्तनांक। समझ गए मेरी बात को? वो देगा आपको, अभी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके, तो आपको देगा कि किसमें चाल कितनी है, तो अपवर्तनांक बताओ। बात समझ में आ गई? आसान सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? आ जाते हो रात को। तो देखो ये कुछ अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको, जैसे वायु, वायु मतलब हवा, मतलब लगभग 1 के बराबर होता है। वैसे 1 किसका होगा? निर्वात का, जहाँ कुछ ना हो उसका अपवर्तनांक 1 होगा। हवा थोड़ा बहुत ही कुछ होता है, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, तो 0.003 आ गया। बर्फ का 1.31, जल का 1.33। कौन ज़्यादा सघन है, जल या बर्फ? हैं? जल। भाई जल का अपवर्तनांक ज़्यादा है, 1.33 या 1.31। जल ज़्यादा सघन होता है, बर्फ थोड़ी विरल होती है, बर्फ पोपली रह जाती है ना थोड़ी। एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44। इस तरीके से आप देखते जाओगे। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा सघन कौन है? हीरा, हीरे का 2.42, ठीक है। और कनाडा वाल्सम देख लो, और ठीक है। तो देखो बाकी आपको जब क्वेश्चन देगा तो वो आपको क्या अपवर्तनांक देगा। बाकी जल का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.33 जल का अपवर्तनांक। और कांच का कितना? 1.5। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू पूछ सकता है 1 नंबर का कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, कांच का 1.5, और उसका भी, हीरा का भी याद रख लो, हीरे हो ना आप, तो 2.42। हवा का लगभग 1, हवा का लगभग 1 दिखाया था ना, 1.003, तो ऑलमोस्ट 1 ही यूज होगा ये। समझ गए? ये कुछ अपवर्तनांक है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इससे मैं अगर आपसे ये पूछूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और समझा दे रहा हूँ जो बन जाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे किसका? कांच का। कांच को बोलते हैं क्या? गिलास। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक गिलास का, कांच का किसके सापेक्ष? एयर, हवा के सापेक्ष कितना होगा? अपवर्तनांक कांच का, गिलास का बटे अपवर्तनांक हवा का। तो जो जिसके सापेक्ष है वो नीचे आएगा, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो कांच का कितना? 1.5, और हवा का कितना? 1, तो ये 1.5 ही आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बता देना मुझे। हवा दवा है मेरे पास, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब अपवर्तनांक पूछ रहा हूं मैं आपसे किसका? मैं पूछ रहा हूं आपसे वाटर। वाटर मतलब पानी, ब्लू है पानी, किसके सापेक्ष? गिलास के सापेक्ष। बताओगे कितना होगा ये? कैसे निकलेगा? हाँ, डब्लू ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। डब्लू का कितना है पानी का? 1.33, और कांच का, गिलास का 1.5। सॉल्व तो होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है? पॉइंट के बाद यहाँ जोड़ देना, एक डिजिट 0 लगा लो, तो जिससे कि पॉइंट से पॉइंट हटाया जा सके। ये आता है करना आपको? एक और 0 क्यों बढ़ाओ है? या फिर अगर ऐसे नहीं करना आता आपको तो फिर कैसे करना मैं बताता हूँ। ये पॉइंट लग रहा था, ये पॉइंट लग रहा था, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया। समझ गए? 15 से भाग दे दो, 15 15 निम्मा 135, 15 अट्ठे 120, 13 बच जाएगा। 13 जो बच जाएगा तो फिर इसके बाद 0 लग जाएगा। पॉइंट तो पहले लग जाएगा ना, 133 है, 150 है, तो पॉइंट तो यहीं लग जाएगा। ठीक है, 130 आया, 130 में 5 से 15 से भाग दोगे, 15 अट्ठे 120, फिर 10 बचेगा, तो 0.88 आ गया। समझ गए मेरी बात को या नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे कल के कच्चे? तो इसके बाद एक और पूछ लूँ मैं आपसे, बता दोगे आप? ठीक।
ठीक है, अब बता दो मुझे एन ए इधर जी। हाँ हैं, ऊपर आएगा एन ए, नीचे आएगा एन जी। एन ए कितना है? एक। अभी तो आप कर ले रहे हो फटाफट फटाफट, लेकिन बाद में आप पेपर तक भूल जाओगे आप इसको। आ रही बात समझ के नहीं? पेपर तक आप इसको भूल जाओगे, तो याद रखना, बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं थोड़ा कूट लूँ। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में त्रिज्यी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी? हवा से पानी में जा रही है तो कैसी होगी? सघन से विरल से सघन में जा रही है, अविलंब की ओर झुकेगी। बताने की आवश्यकता तो नहीं है इसको, ठीक है ना? खुद से पढ़ना, समझ लेना, समझ में आ जाएगा। दूसरा पढ़ो, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो हमें पता है पहले से कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, ठीक है। निर्वात और वायु को लगभग बराबर मान के चलते हैं, मैं समझाता हूँ आपको सब। पहला तो आसान था, विरल से सघन में जा रहा था तो अविलंब की ओर झुकेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा समझो ध्यान से, एक ऊपर ऊपर नीचे कांच ले लो, ये कांच है, ये क्या है? कांच। हवा, वो मतलब हवा से किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, और इसमें घुस रही है, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। वैसे तो ये सब बनाने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ आपको बना के, जिससे कि आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाए बात। तो ध्यान से देखो, ये जब जा रही है तो अविलंब की ओर झुकेगी। भाई हवा से किस में जा रही है? कांच में। हवा का जो अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो लगभग निर्वात के बराबर मान लो, एक ही मान लो इसको, ठीक है, मान के चलते हैं इतना ही। वो पूछ ही रहा है, हमें पता है कि अपवर्तनांक किसका? कांच का किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। अगर दे रखा है, यही वही तो 1.5 दे रखा है, कांच का हवा के सापेक्ष ही तो 1.5 है, ठीक है। तो इसको तो 1.5 रख दूंगा। ये आएगा क्या? चाल के, हवा में प्रकाश की चाल हवा में ऊपर आएगी ना, मैंने बताया आगे जो इसमें पहले से एंटर करती है, जो आगे होता है वो ऊपर जाता है। हवा में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे क्या? कांच में, कांच में प्रकाश की चाल। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वैल्यू दे रखी है एन की? 1.5। हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸। अब कांच में प्रकाश की चाल को मैं x मान ले रहा हूं। 1.5 को पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दूं, 5 से जाएगा ये 3 बार, ये 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 आ गया, ये नीचे 2 आ गया। 3 × 10⁸ बटे x, 3 से 3 कट गया, x इधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, x इधर आया, 2 उधर गया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अपवर्तनांक वाला। बात समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ नहीं, कहाँ से नहीं आया बताओ? ये फॉर्मूला भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अपवर्तनांक। हाँ यहाँ से, ये तो फॉर्मूला ध्यान है आपको, अभी बताया मैंने। अपवर्तनांक अगर W है, W मतलब पानी, तो पानी कांच नहीं, गिलास है ना कांच, तो G आएगा, G, ठीक है। इधर क्या आएगा? G, कांच मतलब G होता है। तो इधर जो दे रखा है, जिसके बारे में बात चली, जिसका अपवर्तनांक है, उसमें चाल नीचे आती है, उल्टा होता है चाल के साथ। उल्टा क्या होता है? जैसे अगर मैंने लिखा NWA, W या फिर G लिख लो। G का मतलब कांच, गिलास, A का मतलब एयर, तो ऊपर NG आएगा, नीचे NA आएगा। NA तो बन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, NG का ही आ जाएगा। मतलब G वाले की निकाला जा रहा है, ये अपवर्तनांक एक्चुअली G वाले का ही निकाल रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। लेकिन जब चाल की बात होती है NGA, तो चाल किस में? प्रकाश की चाल कहाँ पर? A में ऊपर आती है, एयर वाली ऊपर, और ये जो जिसका निकाल रहे हैं उसमें नीचे आते हैं। चाल किस में? G में नीचे, A वाली ऊपर, इधर वाला ऊपर आता है चाल के, और इधर वाला नीचे आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो वही चीज़ है, हवा में प्रकाश चाल, कांच में प्रकाश चाल। इसका मान 1.5 दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, तो इसकी जगह मैंने 1.5 डाल दिया।
यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी जगह 1.5 रख दिया। ये 3 गुणा 10 की पावर 8 दे रखा है क्वेश्चन में, हवा में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल पूछी है, उसकी जगह मैंने x रख दिया। 1.5 को मैं पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा सकता हूँ। 5 से काटूंगा, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 से 3 का सुपड़ा साफ, 1/2 बचा केवल। ये 3 तो कट ही गया पूरा, कुछ बचा ही नहीं, ऊपर ही काट दिया मैंने। तो 2 इधर जाएगा, x इधर जाएगा, कैंची की गुणा, x इधर आ गया, 2 इधर पहुंच गया। तो 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। किसमें? ये आ गया कांच में प्रकाश की गति, चाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए आपके। तो दूसरा वाला तो हो गया हमारा। तीसरा क्या कह रहा है, इसमें 10 पॉइंट अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा होता है और सबसे कम वाला, जानते हो आप कौन सा? बता सकते हो मुझे? सारणी में क्या देखना है आपको, खुद से पता है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा घनत्व वाला कौन सा है? ये अपवर्तनांक वाला। घनत्व अपवर्तनांक एक ही बात है, प्रकाश से घनत्व मतलब अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा किसका है? हीरे का। और सबसे कम किसका है? हवा का। ठीक है, खत्म हो गया तीसरा वाला। चौथा कह रहा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति करता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। उपयोग क्या करना है मैं खुद बता दे रहा हूं आपको। आप बस ये देखो, इन तीनों में केरोसिन, तारपीन का तेल और जल, किस में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? किसका अपवर्तनांक? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना चीज विरल होगी, जितना मतलब जैसे निर्वात है, निर्वात में तो प्रकाश सबसे तेज गति करता है 3 गुणा 10 की पावर 8 से, प्रकाश सबसे तेज गति करता है। हवा भी लगभग निर्वाती मान लो, प्रकाशी चाल है ये निर्वात में। लेकिन अगर प्रकाश को मैं पानी में चलाऊंगा तो उतनी तेज नहीं चलेगा जितनी तेज, थोड़ा धीमी हो जाएगी गति। अभी देखो कांच में पहले हवा में थी 3 गुणा 10 की पावर 8 और कांच में कितनी आई? 2 गुणा 10 की पावर 8। कम नहीं हो गई है? तो जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा, अपवर्तनांक उसका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी गति कम होती चली जाएगी। उसने 3 चीज में कंपेयर करवाया है, केरोसिन के तेल में, तारपीन के तेल में और जल में। तो आप सारणी में से ये देख लो किसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को एक चीज और बोल रहे हैं, प्रकाशिक घनत्व, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एक और चीज बोला जा रहा है, क्या? प्रकाशिक घनत्व। ठीक है, अपवर्तनांक को प्रकाशिक घनत्व और बोला जा रहा है। तो आप ये चेक कर लो, केरोसिन, तारपीन के तेल और जल में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? बोलो, मैं दिखा देता हूं, तुम रहने दो, तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। तो देखो इसमें जल का 1.33 है, ठीक है, केरोसिन का 1.44 है और तारपीन की तेल का 1.47 है। सबसे कम किसका है? जल का। तो जल में प्रकाश की चाल सबसे तेज होगी इन तीनों में कंपेयर करें तो। लास्ट जो नीले वाले क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है हीरे का जो अपवर्तनांक है 2.42 है। तो इस चीज का क्या तात्पर्य है? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल सबसे कम, यही कह सकते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होगी? जो प्रकाश की चाल होती है उसकी 2.4/2 भाग दे दिया, इतने गुना कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल वैसे 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, लेकिन हीरे में कितनी होगी? 2.42 से भाग दे देंगे, इतनी होगी। इसको छोड़ो, सिर्फ इतना समझ लो कि क्या होगा कि प्रकाश की चाल सबसे कम होगी किसमें? हीरे में। क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल क्लियर 100%? ठीक है।